सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट और संग जिन्हों के बीच की फाइट खत्म हो चुकी है। अब सर्विलेंस टीम और जिन्हों उस गेट से बाहर आते हैं और उनकी हालत को देखकर कवरेज गिल्ड के लोग जो कि उस गेट के बाहर उन सभी का इंतजार कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर ये लोग इतने पीटे हुए क्यों लग रहे हैं, आखिर इस तीरंग गेट के अंदर इनके साथ हुआ क्या। अब इसके बाद चिंचुल उन सभी लोगों से कहता है, क्या तुम लोग कवरेज गिल्ड के लोग हो? क्या तुम हमारे घायलों की मदद कर सकते हो? वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब संजीवू अपने मन में सोचता है, लगता है कि असली आर्किटेक्ट कहीं और था। मुझे कुछ जवाब मिले लेकिन तभी नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सब कुछ बताने के लिए इंतजार करेगा। अब जिनचुल संगजिनू से कहता है, आज की इस रेड में हमारे 20 हाईएस्ट हंटर्स शामिल थे। जैसा कि कहा गया है, अगर ये डंजन ब्रेक होता तो हमें हमारी सोच से भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता। लेकिन तुम मुझे बता रहे थे कि तुमने उस डबल डंजन को अकेले ही खाली करने का ट्राई किया। आगे संगजिनू कहता है, मैंने कवरेज गिल्ड से डबल डंजन की रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कोई मेरी मदद करने के लिए आएगा। मैं ही कारण हूँ कि आज ये हंटर्स मारे गए। मैं हंटर्स गिल्ड और सर्विलेंस टीम की बदौलत आज बच पाया। आगे जिंचुल कहता है, जब कोई एसरैंक हंटर कार्रवाई करता है तो सर्विलेंस टीम को हमेशा सूचित किया जाता है। हालांकि आज का रिजल्ट काफी बुरा है, फिर भी तुम्हें कैसे पता चला कि ये डबल डंजन है? आगे संग जिनवू कहता है, क्योंकि उसने मुझे वहाँ पर बुलाया था। तुम्हें बुलाया था? हाँ, मुझे एक मैसेज मिला जिसमें मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था। आगे जिंचुल उससे कहता है, क्या मैं उस मैसेज को देख सकता हूँ? संग जिनवू कहता है, नहीं, क्योंकि केवल मैं ही उसे देख सकता हूँ। आगे जिंचुल अपने मन में सोचता है और कहता है, मुझे डाउट है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन ये देखते हुए कि आज कितने लोग मारे गए, मैं उस आदमी को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, कम से कम अपने कॉमन सेंस से तो नहीं। इसके बाद हंटर चा संग जिनवू से पूछती हैं कि मिस्टर संग, आप कैसे हैं? संग जिनवू कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब जैसे ही संग जिनवू अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे बेहोशी छा जाती है और वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। अब उसके पास जितने भी हंटर्स और ऑफिसर होते हैं, वो दौड़ते हुए संग जिनवू के पास आते हैं। अब यहाँ पर 3 शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जापान के अंदर उस एसरैंक गेट को, जिसे हैंडल करने के लिए यूरी ऑर्लोव को हायर किया गया है। यूरी ऑर्लोव उस गेट के चारों तरफ बड़े बड़े माना क्रिस्टल को फैला रहा है, क्योंकि वो जिस शील्ड को बनाएगा, उस शील्ड को बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होगी। इसलिए वो उन क्रिस्टल की मदद से उसके अंदर के माना का इस्तेमाल करेगा अपनी शील्ड को मजबूत करने के लिए। अब आगे यूरी ऑर्लोव कहता है, 2 लाख टन माना क्रिस्टल काफी होने चाहिए मेरे मैजिकल सर्कल को पूरा करने के लिए। एक बार जब मैं गेट के चारों ओर बैरियर बना लूंगा तो क्रिस्टल से माना वो अपने आप खींचने लगेंगे और उस पॉइंट पर मैजिकल सर्कल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन कितना अजीब है। आगे उसका असिस्टेंट वो कहता है, सॉरी सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बैरियर सही है। हालांकि मुझे पास ही किसी के होने का एहसास हो रहा है। और वो आगे कहता है, तुम कौन हो? अपने आप को मेरे सामने लाओ। इसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है, क्या कल जब ये डंजन खत्म हो जाएगा तो यहाँ के लोग सड़कों पर निकलने की हिम्मत करेंगे? इसके बाद यूरी ऑर्लोव से कुछ दूरी पर एक बड़ी बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग के टॉप पर एक बंदा उन सभी इंसिडेंट को देख रहा होता है और वो कोई नहीं बल्कि संग जिनवू के डैड होते हैं। और वो कहते हैं कि इस आदमी के सेंस काफी स्ट्रांग है। खैर, मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई अजीब बात नहीं है, ये देखते हुए कि उसकी पावर्स कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर भी अंत में ये सब शुरू होने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जापान की फोर्स, जो कि उस बड़े से एसरैंक गेट के चारों तरफ तैनात थी। वहाँ पर सभी तरह के हथियार्स, हेलीकॉप्टर्स, गोला बारूद, बम, ये सभी चीजें वहाँ पर मौजूद थी। और वहाँ पर 15 एसरैंक हंटर भी मौजूद थे, ताकि उस गेट से जो भी बीस्ट बाहर आए वो उसे खत्म कर सके। अब आगे यूरी ऑर्लोव कहता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इस गेट को अकेले ही हैंडल कर लूंगा। कि ये बहुत अच्छा होगा अगर मुझे उस आदमी के रूप में जाना चाहिए जिसने अकेले ही एस रैंक गेट को हैंडल कर लिया।
इसके बाद यूरी ऑर्लॉफ जो कि शराब पी रहा होता है, उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर ऑर्लॉफ, मैं बस अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यूरी ऑर्लॉफ अपने असिस्टेंट से पूछता है कि हमारे पास कुल कितने एसरंग हंटर हैं, और वो कहता है 15 सर। खैर ये तो बहुत कम है। इसके बाद वो आगे उससे पूछता है कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने जापान को कोई एसरंग हंटर नहीं भेजा, और वो कहता है नहीं सर। खैर उनके पास भी एक एसरंग गेट पैदा हुआ है मैरीलैंड में, और वो उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे यूरी ऑर्लॉफ कहता है, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के देश अच्छे हंटर्स की कमी से जूझ रहे हैं, है ना? उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल सर। अब आगे हम देखते हैं कि वो गेट ओपन होने वाला है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं संग जिनवू, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक बेड के ऊपर आराम कर रहा होता है कि तभी जिनवू वहां पर आ जाता है। जिनवू को देखकर संग जिनवू उससे पूछता है कि मुझे क्या हुआ। आगे जिनवू कहता है, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे सच में लगा कि तुम मर चुके हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम पूरे 3 दिनों तक सो पाओगे। आगे संग जिनवू उसकी ये बात को सुनकर हैरान होता है और वो कहता है, मैं 3 दिनों से सो रहा हूँ। अब आगे, हाँ मैं बहुत चिंतित हूँ। पूरे 3 दिन, क्या मैंने वास्तव में इतनी थकान पैदा कर ली? अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ समय से छुट्टी नहीं ली, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं उस वॉर के बारे में क्या सोचता हूँ जो आर्किटेक्ट ने मुझे दिखाया था। मैं इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब आगे संग जिनवू अपने मन में सोचता है कि अगर मैं 3 दिनों से सो रहा हूँ तो क्या हुआ होगा उस गेट के साथ। आगे संग जिनवू जिन्हो से कहता है, मुझे अपडेट दो। जिनवू कहता है, किस बारे में? संग जिनवू कहता है, उस एसरंग गेट के बारे में जो जापान के अंदर ओपन हुआ है। अब जिनवू सैड होकर कहता है, वेल। इसके बाद अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस एसरंग गेट को, जिसके अंदर से बहुत बड़े बड़े बीस्ट सामने आते हैं, जिसे देखकर वहाँ के मिलिट्री और हंटर हैरान हो जाते हैं। वो एक बिग जायंट होता है। उसे देख लेने के बाद वो एसरंग हंटर कहते हैं, ये तो बिग जायंट है, लेकिन वे आमतौर पर ए रैंक गेट के बॉस होते हैं। अब आगे यूरी ऑर्लॉफ अपनी पूरी तैयारी के साथ उस गेट के सामने खड़ा होता है और कहता है, ये बहुत आसान होने वाला है, और वो अपना काम शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग मेरे पास आओ। आगे हम देखते हैं कि यूरी ऑर्लॉफ उस गेट के चारों तरफ बैरियर बना देता है और वो बैरियर उन मानक क्रिस्टल के अंदर से मानक को एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी जब वो गेट बन रहा होता है, तभी एक बिग जायंट यूरी ऑर्लॉफ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका वार उस बैरियर को पार नहीं कर पाता है। इसे देखकर यूरी ऑर्लॉफ खुश होता है और वो कहता है, तो तुम जायंट आमतौर पर ए रैंक गेट में पाए जाते हो। किसने सोचा होगा कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ सकते हो? इसके बाद हम आगे देखते हैं, उस बिग जायंट को कोई दूसरा उससे भी बड़ा जायंट उसे अपने हाथों से साइड कर देता है, और उस जायंट को देखकर यूरी ऑर्लॉफ की आंखों में हमें पहली बार डर देखने को मिलता है। अब वो बिग जायंट उसके सामने आ चुका था। यूरी ऑर्लॉफ डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी वो बिग जायंट अपने एक ही वार से उसके बैरियर को काट देता है और उसके साथ कई बिल्डिंगें भी कट जाती हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिनवू ने संग जिनवू से कहा कि वो रेड फेल हो चुकी है। आगे हम देखते हैं यूरी ऑर्लॉफ को, जहां पर वो बड़ा सा जायंट यूरी ऑर्लॉफ को अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और वो वहीं पर यूरी ऑर्लॉफ को खत्म कर देता है। आगे जापान की मिलिट्री उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उनके अटैक का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं आगे एक एसरंग हंटर को, और वो कहता है, ऐसे हथियार इन मैजिकल बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम लोग मेरी मदद करो उन्हें जमीन पर गिराने में। आगे हम देखते हैं वो लेडी एसरंग हंटर काफी जज्बे के साथ उन बिग जायंट के साथ फाइट कर रही होती है और उनके वार का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। आगे वो कहती है कि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इनकी बॉडी के साथ साथ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर से ये सारी घटना को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आगे संग जिनवू टीवी पर बैठकर ये सभी बातें देख रहा होता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है।
आगे संग जिनवू कहता है, अगर पृथ्वी पर नरक होगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। ये देखना अभी बाकी है कि वो इस गेट को कैसे कंट्रोल करते हैं। इस रेट पर ये गेट एशिया को पूरे खतरे में डाल सकता है, ठीक वैसे ही जैसी जेजू आइलैंड पर हुआ था। मुझे जल्दी करनी चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं संग जिनवू की बहन जिन्हा, जो कि दरवाजे के पीछे से कहती है कि मत जाओ जिनवू। आगे जिनवू उससे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, मुझे पता है कि तुम वहां जाने की सोच रहे हो। अब आगे जिनवू कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने हाल ही में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसलिए मैं एक लंबे ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अब आगे हम देखते हैं संग जिनवू घूमते हुए एक गार्डन के अंदर बैठ जाता है और वो बेरू से कांटेक्ट करता है और बेरू कहता है कि हाँ मेरे मास्टर। जिनवू उससे पूछता है, मैंने तुम्हें जिना पर नजर रखने के लिए कहा था, क्या फिर से तुम वो नोबल ड्रामा देख रहे थे? आगे संग जिनवू बेरू से पूछता है, वैसे वो कैसी है और वो क्या करती है? आगे बेरू कहता है, वो सोने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करते मेरे किंग, शायद वो सदमे में होगी। 4 साल पहले मेरे पहले रेट के अलावा उसने कभी मुझे जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।